धारा मैंने प्रत्यावर्ती धारा देने वाले जनित्र का नाम। ये जनित्र होता क्या है, पहले हम लोग इसका वर्णन समझेंगे। जनित्र क्या है, सिद्धांत क्या होता है, बनावट क्या है और इसकी क्रियाविधि क्या है। सबसे पहले हमारे सामने यह आता है कि प्रत्यावर्ती आखिर जनित्र क्या है। प्रत्यावर्ती जनित्र क्या होता है? जनित्र जनरेटर, जनरेटर मीन्स जनरेट करने वाला। तो जनित्र क्या होता है? कहा जाएगा जनित्र वह यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जनित्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है। जनित्र की बात करें कि भाई आप जानते हैं जनरली कि इससे जो है करंट उत्पन्न होता है, लेकिन यह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी हमको जानना चाहिए। आप जानते हो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माने हम कहें कि जनरेटर किस पर आधारित है, तो जनरेटर जो होता है वह विद्युत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी चालक को, ये चालक है ना, ये चालक कुंडली है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, चालक कुंडली। जब किसी चालक कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र, जब चालक कुंडली को आप समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक कुंडली को घुमाने के कारण आप जानते हैं फैराडे के नियम के अनुसार इसमें क्या उत्पन्न होगा, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। मतलब अगर हम इसको मूव करें, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस कुंडली को अगर हम घुमा दें, किसी भी तरह से घुमा दें अगर, तो घूमने के कारण इस प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने लगता है। क्या होने लगेगा? प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने लगता है। इस प्रत्यावर्ती धारा का जब प्रवाह होने लगता है तो यह जो है जनरेटर का मुख्य काम आपने कंप्लीट समझ लिया कि भाई इसमें जो है वह आप कुंडली घुमाइएगा तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा क्या होगा, प्रेरित हो जाएगा। तो ये तो हुआ सिद्धांत। आप सिद्धांत में कह सकते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक कुंडली को घुमाया जाता है तो चालक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के कारण उस चालक कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। यह उसका क्या हुआ, सिद्धांत हुआ। लेकिन इसमें जो मुख्य बात है वह क्रियाविधि और बनावट है। क्रियाविधि और बनावट को समझते हैं। बनावट में इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर हम बनावट की बात करें तो बनावट में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि प्रत्यावर्ती जनित्र में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक कुंडली होता है। यह चालक कुंडली अनेक फेरों में होता है। ये जो कुंडली है ना, ये क्या होता है, अनेक फेरा होता है। ये एक फेरा दिखाया गया है, लेकिन क्या होता है, अनेक फेरों में होता है। और यह जो चालक कुंडली होता है वह एक शाफ्ट पर होता है। किस पर होता है? और इसको शाफ्ट पर इस प्रकार से रखा जाता है, इस प्रकार से कसा गया होता है कि उसका घूर्णन जो अक्ष होगा वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के क्या होगा, लंबवत होगा। और जब जब बाह्य साधन लगाकर, बाह्य साधन माने यांत्रिक साधन, आप देखिएगा स्टार्ट को घुमाते हैं ना, तो बाह्य साधन लगाकर जब उसे घुमाया जाता है, जब बाह्य साधन लगाकर घुमाया जाता है तो इससे क्या होने लगता है, फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धारा का प्रवाह होने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि जो चालक कुंडली है, ये जो चालक कुंडली के जो दोनों सिरा है ना, इसके साथ कार्बन ब्रश लगा देते हैं। क्या लगाते हैं भाई? यहां जो लगा है वह क्या लगा है, एक कार्बन ब्रश लगा होता है, कार्बन ब्रश लगा होता है। हालांकि धातु का यहाँ एक वलय भी लगा होता है, और उसके साथ कार्बन ब्रश यहाँ लगा देंगे, और कार्बन ब्रश लगाकर हम चाहेंगे तो बाह्य परिपथ में प्राप्त कर सकते हैं, परिपथ में धारा प्राप्त हो जाएगा। यह इसका क्या हुआ, बनावट। बनावट में आपने क्या देखा कि भाई एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक कुंडली होता है। यह चालक कुंडली अनेक फेरों में होता है। चालक कुंडली को एक शाफ्ट पर इस प्रकार से कसा गया होता है कि चालक कुंडली का जो घूर्णन अक्ष हो वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। बाह्य साधन लगाकर या बाह्य साधन के द्वारा कुंडली को घुमाया जाता है।
जब चालक कुंडली को घुमाया जाता है तो चालक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण चालक कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है। जब चालक कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है तो उसके दोनों सिरों के साथ कार्बन ब्रश को लगाकर और बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त किया जाता है। यह इसका क्या हो गया? बनावट हो गया। लेकिन इसकी क्रियाविधि कहें तो पूर्ण रूप से मैथमेटिक्स है। इसका जो पूरा क्रियाविधि है वो पूर्ण रूप से मैथमेटिक्स है। मान लेते हैं कि यह जो एक घूर्णन करेगा, एक चालक कुंडली घूर्णन करेगा, ये ओमेगा कोणीय चाल से घूमेगा। कौन चाल से? ओमेगा कोणीय चाल से। समझने वाली बात होगी। जब हम बात कर रहे हैं कि चालक कुंडली घूमेगी, घूमेगी मतलब कौन गति करेगी? घूर्णन गति करेगी। जब यह घूर्णन गति करेगी तो मान लेते हैं कि इसका घूर्णन जो चाल है वह कितना है? ओमेगा है। ये जब घूर्णन करेगी तो कोणीय चाल मानना पड़ेगा। यह ओमेगा है और ये ओमेगा है और मान लेते हैं कि टी समय तक घूम रही है। कितना समय हो? टी समय तक घूम रही है। तो अगर ओमेगा चाल से कोई घूमे और टी समय तक घूमे तो फिर फ्लक्स और इसके सदिश के बीच, इसके क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला जो कोण होगा थीटा बराबर, मतलब अगर मान लो यह ओमेगा चाल से घूम रही है, अगर टी समय अपना तो इस कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ मान लेते हैं थीटा कोण बनाती है और यह थीटा बराबर तब हो जाएगा ओमेगा टी। क्या हो जाएगा भाई? थीटा बराबर ओमेगा टी। अगर हम कहें कि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का अगर हम वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो संबद्ध फ्लक्स आप जानते हैं फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर एन बी ए। क्या होगा? एन बी ए कॉस थीटा होता है। बी ए कॉस थीटा होता है ना भाई। देखो यहां फेरों की संख्या मान लेते हैं कितना है? एन है। फेरों की संख्या एन हो गया और फाई का मान होता है बी ए कॉस थीटा, तो बी ए हो गया और थीटा का मान क्या है? ओमेगा टी। कितना है? ओमेगा टी। फिर फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का नियम कहता है कि उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होगा वह क्या होगा? माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। तो माइनस और यहां फाई का मान क्या दिया है? एन बी ए कॉस ओमेगा टी और बटा में है डी टी। अब यहां से क्या होगा भाई? यहां से क्या होगा? तो ये माइनस एन बी ए बाहर हो गया और कॉस ओमेगा टी बटा में क्या है? अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो माइनस एन बी ए, अब ए है कॉस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का अवकलन करना है टी के सापेक्ष। क्या होगा? इसमें का ओमेगा बाहर आ जाएगा और कॉस बदल जाएगा कथी में? माइनस साइन में हो जाएगा। इस प्रकार से ई बराबर एन बी ए ओमेगा माइनस माइनस प्लस और यह हो गया साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहां समझने वाली बात होगी कि यहां जो एन बी ए ओमेगा है इसको ई नॉट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ये है शिखर, उल्टा का शिखर मान। क्या भाई? उल्टा का शिखर मान। अब हम लिख सकते हैं ई बराबर और पूरा जो वैल्यू जो हमारे पास है इसको क्या मानेंगे? ई नॉट और यह हो गया साइन ओमेगा टी। हमारे आ गया है, हमारे पास आ गया है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यह हमारे पास विद्युत वाहक बल है। लेकिन जिस कुंडली की बात कर रहे हैं इस कुंडली का भी कुछ प्रतिरोध होगा। अब हमें धारा ज्ञात करना है कि भाई धारा कितना देगा यह, तो कुंडली का भी क्या होगा? प्रतिरोध। मान लेते हैं इस कुंडली का प्रतिरोध है आर। कितना है? इस कुंडली का प्रतिरोध आर है। तो जब हम धारा का मान ज्ञात करेंगे, अतः कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा क्या होता है? ई बटा आर हो जाएगा और आई बराबर ई का मान कितना है ना? और बटा में क्या होगा? आर। यहां से आई बराबर ई बटा ई नॉट बटा आर को कहते हैं आई नॉट। क्या कहते हैं?
और फिर यहाँ जो आई नट है वह धारा का शिखर मान है। क्या है? धारा का, जिसको आप आई एम भी लिख सकते हैं, आई एम भी लिखा जा सकता है। आप देख रहे हो कि I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किस चीज का सूत्र है? ये प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र है। I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी कहिए, या I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने देखा कि हम लोगों ने इसमें कुछ अपना से कुछ प्रत्यावर्ती आरोपित किया नहीं, सिर्फ मैंने फ्लक्स में परिवर्तन का दर निकाल दिया फैराडे के नियम से, तो हमें मालूम चल गया कि धारा कितना बढ़ है। तो धारा मिल रहा है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें मालूम चल गया कि भाई यह धारा कोई साधारण धारा नहीं है, यह क्या है? यह प्रत्यावर्ती धारा है। तो इस प्रकार से यह इतना बात अगर हम लिखें गणित में इंटरमीडिएट में, तो हमें लगता है कि 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। उसमें आपको क्या है लिखना होता है, फिर सिद्धांत लिखना होता है, फिर बनावट लिखना होता है, और उसके बाद क्रिया विधि को साबित करना होता है। हाँ, क्रिया विधि का मतलब क्या कि कैसे धारा का उत्पत्ति हो रहा है, ये पूरा जब साबित हो जाएगा तो 5 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए आप।